हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 55th वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पोस्ट मॉरियन पीरियड देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन सा? एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया अभी देख रहे हैं हम लोग, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट्स, ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। मौर्याज और पोस्ट मौर्याज वाले सेक्शन में हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़नी है, जिसमें से मौर्यन पीरियड हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी पोस्ट मौर्यन पीरियड देखनी है और उसके बाद संगम पीरियड देखेंगे। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड देख लेते हैं। अभी 185 बीसी से लेकर के 319 एडी का पीरियड जो है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड कहलाता है। पोस्ट मॉर्यन पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मौर्यन पीरियड के बाद वाला पीरियड ये है, इसलिए पोस्ट मॉर्यन पीरियड बोलते हैं। पोस्ट मॉर्यन पीरियड जो है मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड के बीच में आता है। ठीक है, गुप्ता पीरियड से पहले आता है तो आप प्री गुप्ता पीरियड भी बोल सकते हो इस पीरियड को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि पोस्ट मॉर्यन पीरियड या फिर प्री गुप्ता पीरियड दोनों जो है सेम ही है, डिफरेंस नहीं है। अब आप अगर मौर्याज के टाइम पे देखो, मेनली अगर अशोका के टाइम पे देखो, तो अशोका ये जो देख रहे हो स्काई ब्लू कलर में, अप्रॉक्सीमेटली पूरा जो इंडियन सब कंटिनेंट है वो मौर्यन रूल के अंदर जो है वो आ गया था। ठीक है, ये साउथ वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको आप छोड़ दो तो पूरा इंडियन सब कंटिनेंट जो है रूल किया जा रहा था मौर्यन एम्पायर के द्वारा। ठीक है, जिसमें अशोका का मेनली मैं बोल रहा हूँ कि अशोका के टाइम पे एक्चुअली अशोका ने ये कलिंगा वाला जो रीजन था उसको भी जीता था, और उसी के बाद अशोका ने फिर लड़ाई करना बंद कर दिया। उसके बाद वो शांति जो है वो चाहते थे। ठीक है, तो पूरा जो इंडियन सब कंटिनेंट था वो रूल किया जा रहा था मौर्यन एम्पायर के द्वारा। लेकिन हुआ क्या, जब अशोका का डेथ हुआ उसके बाद जो भी रूलर आए वो काफ़ी वीक थे, और इस कारण से धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर जो है वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो डिक्लाइन होने के बाद इस पूरे एरिया में एक राजा के द्वारा, एक रूलर के द्वारा रूल नहीं किया गया, अलग अलग रीजन में अलग अलग रूलर के द्वारा रूल किया गया। जैसे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में फॉरेन से कुछ इन्वेडर आए, उन्होंने इन्वेड करा और रूल किया। फिर ये गंगेटिक वैली वाले रीजन में जो है यहाँ के ही कुछ रूलर थे, उन्होंने सक्सीड करा। फिर डेक्कन वाले रीजन में कुछ रूलर थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित कर दिया। ठीक है, तो सबॉर्डिनेट पहले हुआ करते थे, सबॉर्डिनेट रूलर हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया मेन जो एम्पायर थी उससे। और कुछ जो है फॉरेन से भी इन्वेडर आए, उन्होंने इन्वेड करके और फिर रूल करना स्टार्ट करा। तो इस तरह से आप देखोगे कि 2 तरह के सक्सेसर्स जो हैं देखने को मिले मौर्य के। एक तो जो यहाँ के थे, जो नेटिव बोल सकते हो आप, तो नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्य, और दूसरे जो फॉरेन से आए, जो बाहर से आए, वो उनको आप फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्य बोल सकते हो। तो 2 तरह के सक्सेसर हुए। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे दोनों नेटिव सक्सेसर्स और फॉरेन सक्सेसर्स के बारे में। पहले एक मैप देख लो आप, इससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ये जो रीजन देख रहे हो रेड कलर में, यहाँ पे लास्ट टाइम जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर गई और लास्ट में जब बृहद्रथ रूल कर रहे थे, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो उनके टाइम पे गंगेटिक वैली में ही सिर्फ मौर्यन एम्पायर का रूल हुआ करता था। तो ये वाला रीजन जो था ये सक्सीड किया गया सुंगा डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, पुष्यमित्रा सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर है, तो इन्होंने सक्सीड करा। तो इस वाले रीजन में रेड कलर में जो आप देख रहे हो, और सुंगा के जस्ट मतलब जब सुंगा डायनेस्टी का रूल खत्म हुआ उसके बाद कनवा डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि सुंगा डायनेस्टी और कनवा डायनेस्टी जो है वो किस रीजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो गंगेटिक वैली वाले रीजन में। ठीक है, ये वाले रीजन में, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये रीजन की बात हो गई। अब यहाँ आते हैं सेंट्रल या फिर डेक्कन वाले रीजन में बोल सकते हो आप। डेक्कन वाले रीजन में ये जो येलो कलर में देख रहे हो, यहाँ पे सतवाहनाज का रूल हुआ। ठीक है, सतवाहना जो डायनेस्टी थी उनका रूल हुआ इस रीजन में। तो ये ध्यान में रखेंगे कि डेक्कन वाले रीजन में सतवाहना डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट करा। फिर यहाँ पे ये कलिंगा वाला जो रीजन, उड़ीसा जो अभी कहलाता है, वो रीजन पहले एंशिएंट टाइम में कलिंगा कहलाता था। तो वहाँ पे किस डायनेस्टी का रूल हुआ, तो वो ध्यान में रखेंगे। वहाँ पे चेदी डायनेस्टी का रूल हुआ। ठीक है, चेदी भी बोल सकते हो आप, चेदी भी बोल सकते हो। तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, चूँकि अशोका के टाइम पे ये कब्जा लिया गया था अशोका के द्वारा,
कलिंगा वाला रीजन। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर वीक होते गई तो ये क्या हो गए, अपने आप को इन्होंने इंडिपेंडेंट कर लिया। तो फिर चेती डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट किया यहाँ पे। अब ये जो मैं ये वाला जो रीजन देख रहे हो आप, इंडो ग्रीक वाला, ये जो है नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में इंडो ग्रीक ने क्या करा, इन्वेड करा और फिर रूल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, ये वाले रीजन में जो मौर्याज के सक्सेसर हुए वो कौन हुए, इंडो ग्रीक्स हुए। उसके बाद साकाज ने सक्सीड करा इंडो ग्रीक्स को, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स इसी वाले रीजन में, यही रीजन में अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लेने के लिए थोड़ा बहुत जो बाउंड्री था उन लोगों का वो तो चेंज होता रहता था, क्योंकि लड़ाई के थ्रू आपको दूसरा एरिया कब्जा करना है, फिर कभी कभी एरिया हार जाते थे। तो इस तरह से बाउंड्री में तो अंतर होगा, लेकिन आप नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में आप ध्यान रखना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में जो है फॉरेनर ने अटैक किया, इन्होंने फॉरेन जो सक्सेसर थे इन्होंने सक्सीड करा मौर्याज को। तो इंडो ग्रीक को सक्सीड किया गया साकाज के द्वारा। उसके बाद आए पार्थियंस और उसके बाद आए कुषाण। तो फॉरेन जो सक्सेसर हुए इस रीजन में वो हम लोग पढ़ेंगे। ये जो चार आप रूलर्स देख रहे हो, इंडो ग्रीक्स हो गए, साकाज, पार्थियन, कुषाण। और नेटिव सक्सेसर्स में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सुंगा और कनवा जो है वो इस गंगेटिक वैली वाले रीजन में, और सतवाहना डेक्कन वाले रीजन में, और चेती डायनेस्टी जो है वो कलिंगा वाले रीजन में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, ताकि आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। सो नेटिव सक्सेसर्स से देख लेते हैं। नेटिव सक्सेसर में पहला जो है वो सुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो ये जो रीजन देख रहे हो आप स्काई ब्लू कलर में, इस वाले रीजन में बृहद्रथ के द्वारा रूल किया जा रहा था। बृहद्रथ कौन थे, ये लास्ट मौर्यन रूलर थे। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मौर्यन पीरियड जब पढ़ रहे थे कि लास्ट जो मौर्यन रूलर थे वो कौन थे, बृहद्रथ। बृहद्रथ के ही कमांडर इन चीफ थे पुसीमित्रा सुंगा, ये एक ब्राह्मण थे। इन्होंने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए डायनेस्टी की स्थापना करी। कौन सी डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 185 बीसी में पुसीमित्रा सुंगा के द्वारा जो है सुंगा डायनेस्टी की स्थापना हुई, और ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश होने के बाद 185 बीसी में इस्टेब्लिश हुई, और 73 बीसी तक ये डायनेस्टी जो है रूल करते रही। किस रीजन में, तो यही गंगेटिक वैली वाले रीजन में, रेड कलर में जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इस रीजन में, अभी इस रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। कैपिटल कहाँ था सुंगा डायनेस्टी का, तो विदिशा। विदिशा कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। पुसीमित्रा सुंगा जो थे ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म के फॉलोअर थे, ठीक है। इस कारण से कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, स्पेशली कुछ टेक्स्ट जो हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उनका कहना है कि ये काफ़ी मतलब कट्टर हिंदू थे। एक्चुअली ये ब्राह्मण थे, तो ऑब्वियस है इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कहना है कि इन्होंने क्या किया, बस जो भगवत रिलीजन था उसको ही इन्होंने सपोर्ट किया। जो बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर आजीविका अदर जो रिलीजन थे उनकी जो है इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी। तो ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट का बोलना है। लेकिन कुछ जो टेक्स्ट हैं उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये अदर रिलीजन को भी ये रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि बुद्धिस्ट स्तूपा जो है बरहुत में, ये एक ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा है, इन्हीं के द्वारा जो है वो क्या करवाया गया था, बनवाया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि बरहुत का जो स्तूप है जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वो पुसीमित्रा सुंगा के रेन में ही बनवाया गया था। तो कुछ का मानना है कि नहीं, इन्होंने ये काफ़ी कट्टर हिंदू थे जो कि ब्राह्मण थे, तो इन्होंने क्या किया, जो भी स्तूपा थे उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करवा दिया। लेकिन कुछ टेक्स्ट की माने, कुछ हिस्टोरियंस की माने, तो उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये बाकी जो रिलीजन थे उसको उनको भी इन्होंने क्या करा, रिस्पेक्ट दी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बुद्धिस्ट स्तूपा एट बरहुत साइड मतलब बताया जाता है, ठीक है, कि इनके द्वारा बनवाया गया था। तो ऑब्वियस है ये बौद्ध धर्म जो था उसको भी इन्होंने क्या करा, रिस्पेक्ट दिया। तो ये ध्यान में रखेंगे। पुसीमित्रा सुंगा को सक्सीड किया गया उनके बेटे अग्निमित्रा सुंगा के द्वारा। तो अग्निमित्रा सुंगा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कि फेमस एक राइटर थे कालिदास, ठीक है। इन्होंने एक ड्रामा लिखा मालविका अग्निमित्रा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखेंगे कि मालविका अग्निमित्रा जो एक ड्रामा है कालिदास के द्वारा लिखा गया था, उसके जो हीरो थे वो कौन थे, अग्निमित्रा थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि मालविका अग्निमित्रा के जो मेन नायक थे, मेन जो हीरो थे,
वो कौन थे? अग्निमित्रा थे, ठीक है। अग्निमित्रा के बाद जो भी रूलर आए वो काफ़ी वीक थे, मीन्स एक सीरीज ऑफ वीक रूलर देखने को मिला, जैसे वासुमित्रा, फिर वज्रमित्र, उसके बाद भगभद्र, और लास्ट जो रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के वो कौन थे? देवभूति, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन कर गई, मीन्स ये वाला देख रहे हो, ये वाला रीजन सिर्फ जो है शुंगा डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाने लगा लास्टली, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये डिक्लाइन कर गई और इसी रीजन में जो है कन्वा डायनेस्टी का रूल हुआ। ये रूलर्स के बारे में हो गया। अब देख लेते हैं कि शुंगा रूल के दौरान क्या क्या देखने को मिला। तो ब्राह्मणिकल जो इन्फ्लुएंस था उसका रिवाइवल हुआ, ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी थी उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली, भगवत रिलीजन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। आप मौर्यन पीरियड में अगर देखोगे तो मौर्यन पीरियड के जो रूलर थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया? जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को इन्होंने पैट्रोनाइज किया। फिर उनके बेटे जो थे बिंदुसार, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने आजीविका सेक्ट, एक आजीविका जो रिलीजन है उसको इन्होंने अपनाया, पैट्रोनाइज किया। उसके बाद बिंदुसार के बेटे आए अशोक, इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को इन्होंने सपोर्ट किया, पैट्रोनाइज किया। तो इस कारण से इससे अगर आप मौर्यन पीरियड में देखो तो ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी थी, ब्राह्मणिकल जो भी इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी कम गया था, क्योंकि भगवत रिलीजन जो है इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जब रिलीजियस मूवमेंट देख रहे थे हम लोग। तो रिलीजियस जो मूवमेंट हुआ था वो क्यों हुआ था ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी थी, थोड़ा रिचुअल जो था वो सबका नहीं था, सबको अलाउ भी नहीं किया जाता था कि जो भी रिचुअल्स थे उनको करने के लिए। तो इस कारण से जो रिलीजियस जो मूवमेंट हुए, इस कारण से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, ये सारे सेक्ट जो है ये फले फूले, लेकिन भगवत रिलीजन जो है उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी घटता गया। लेकिन जैसे शुंगा डायनेस्टी का रूल हुआ तो पुष्यमित्रा शुंगा जो थे वो ब्राह्मण थे, तो एक ब्राह्मण डायनेस्टी जब रूल करने आई और उन्होंने जब रूल किया तो भगवत रिलीजन को फिर से क्या किया गया? फिर से रिवाइव किया गया और इस कारण से भगवत रिलीजन इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर जो रिचुअल्स थे उसको किया जाने लगा, जैसे पुष्यमित्रा शुंगा ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया इन्होंने। और उसके जो मेन, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि उनके जो मेन पृष्ठ थे उस यज्ञ को करवाने में वो कौन थे? पतंजलि थे, ठीक है। पतंजलि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है महाभाष्य, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऑथर ऑफ महाभाष्य कौन है? पतंजलि है। इनका जन्म जो है गोनार्ड में हुआ था, सेंट्रल इंडिया में। अब शुंगा आर्ट के बारे में देख लेते हैं। शुंगा आर्ट की अगर बात करें तो बरहुत का स्तूपा जो है ये बनवाया गया, ये फेमस मॉन्यूमेंट है, ये शुंगा पीरियड में ही बनवाया गया था। फोटो भी आप देख सकते हो ये वाला। उसके बाद फाइन गेटवे रेलिंग जो कि सराउंड करता है सांची स्तूपा को। सांची स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ये जो देख रहे हो आप। तो इसका जो रेलिंग है, ठीक है, वो शुंगा डायनेस्टी के पीरियड में बनवाया गया था, ठीक है। ये जो रेलिंग आप देख रहे हो तो ये जो है शुंगा डायनेस्टी के रूल के दौरान जो है ये बनवाया गया था। अदर एग्जाम्पल में अगर देखें शुंगा आर्ट के बारे में तो विहारा चैत्या स्तूपा ऑफ भाजा, ये पूना में पड़ता है। ये वाला फ़ोटो आप देख रहे हो, ये कुछ एग्जाम्पल है। फिर अमरावती स्तूप, ये जो देख रहे हो आप, ये भी शुंगा डायनेस्टी के दौरान ही बनवाया गया था। फिर नासिक चैत्य, तो ये सारे जो है अदर एग्जाम्पल हो गए शुंगा आर्ट के, तो ये ध्यान में रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद कन्वा डायनेस्टी आई। ये जो शुंगा डायनेस्टी के द्वारा ये जो रीजन रूल किया जा रहा था, तो शुंगा डायनेस्टी को सक्सीड किया गया किसके द्वारा? कन्वा डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। पीरियड की अगर बात करें तो 73 BC से लेकर के 28 BC का पीरियड जो है, इसी दौरान जो है कन्वा डायनेस्टी ने रूल किया इस रीजन में। कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल जो है कन्वा डायनेस्टी का कहाँ था? पाटलिपुत्रा। 73 BC में देवभूति कौन थे? ये लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के। इनकी हत्या जो है कर दी गई किसके द्वारा? इन्हीं के मिनिस्टर के द्वारा। इनके मिनिस्टर का नाम क्या था जिसने हत्या करी? तो वासुदेव। और वासुदेव जो है वो देवभूति की हत्या के बाद इन्होंने कन्वा डायनेस्टी की स्थापना करी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और 28 BC में जो है ये डायनेस्टी जो है ख़त्म हो गई, लास्ट कर गई, ठीक है।
नेक्स्ट सतवाहना डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। डेक्कन वाले रीजन में, ये जो येलो वाला रीजन देख रहे हो, इस रीजन में मौर्याज को सक्सीड किया था सतवाहना ने, ठीक है। सतवाहना के पीरियड की अगर बात करें तो 60 BC से लेकर के 225 AD का पीरियड जो है, इसमें सतवाहना का रोल रहा। कैपिटल प्रतिस्थाना या फिर पाइथन, महाराष्ट्र में इन्होंने अपना कैपिटल बनाया। सतवाहना जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर रहे मौर्याज के। डेक्कन और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में ऑलरेडी आप देख सकते हो, ये येलो कलर में जो रीजन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि डेक्कन और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में जो है सतवाहना ने सक्सीड करा मौर्याज को। सतवाहना को पुराना में जो है आंध्रा बोला गया है, तो ये भी ध्यान में आप रख सकते हो। अर्ली जो सतवाहना किंग्स थे उनके बारे में जानकारी जो है, जैसे अर्ली जो इंस्क्रिप्शन थे सतवाहनाज के, वो मोस्टली कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र से, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, आंध्रा से नहीं मिले हैं, महाराष्ट्र से मिले हैं। और इसके जो फाउंडर हैं, सतवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, सिमुका, जिनका पीरियड 60 BC से लेकर के 37 BC है, ये ध्यान में रखेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, काफ़ी सारे रूलर्स जो हैं सतवाहना डायनेस्टी को आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे थर्ड रूलर सतकर्णी के बारे में ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने पावर और प्रेस्टीज काफ़ी बढ़ाया, काफ़ी एरिया जो है इन्होंने क्या करा, कन्क्वेस्ट करा। नेक्स्ट जो रूलर जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, हाला, ये 17th रूलर रहे सतवाहना डायनेस्टी के। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छे राइटर थे, इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या है, घट सप्तशती, या फिर इसको आप सतसाई भी बोल सकते हो, जो कि इन्होंने प्राकृत में लिखा था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। वृहत कथा जो कि प्राकृत में लिखा गया था गौनाध्य के द्वारा, ये हालांकि क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, हालांकि टाइम पे ही एक अच्छे राइटर गौनाध्य जो कि ऑथर थे वृहत कथा के। तो ये भी पूछ लेते हैं बुक के बारे में कि वृहत कथा किसने लिखी, तो ये ध्यान में रखेंगे, गौनाध्य, जो कि हालांकि कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो कौन है, गौतमी पुत्रा सतकर्णी। इनका पीरियड, अगर पीरियड की बात करें तो 106 से लेकर के 130 AD के पीरियड में इनका रूल रहा। इन्होंने सतवाहना के पावर को काफ़ी बढ़ाया, और साका जो क्षत्रप थे, नहापना, उनको भी इन्होंने हराया, ठीक है। ये वाला जो रीजन देख रहे हो आप, ये यहाँ पे साका जो फॉरेन रूलर थे उनका रूल हुआ करता था, तो इन्होंने नहापना को हराया था, ये ध्यान में रखेंगे। गौतमीपुत्रा सतकर्णी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतवाहना डायनेस्टी के ये इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ये जो है 23rd रूलर हैं सतवाहना डायनेस्टी के, और ग्रेटेस्ट जो सतवाहना रूलर जो है इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी पूछा जाए तो कौन है, गौतमीपुत्रा सतकर्णी। वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी ये 24th रूलर है। इन्होंने शादी की साका क्षत्रप जो है, ये वाला रीजन जो है, ठीक है, यहाँ के जो रूलर थे रुद्रदमन, उन्हीं की बेटी से इन्होंने शादी की, लेकिन उनके द्वारा ये 2 बार हारे थे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने रुद्रदमन जो कि इम्पॉर्टेंट रूलर हैं साका के जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं, उनकी बेटी से इनकी शादी हुई, किसकी, वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यज्ञ श्री सतकर्णी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आई होगा, ठीक है। यज्ञ श्री सतकर्णी ये 27th रूलर रहे सतवाहना डायनेस्टी के, और ये लास्ट ग्रेट रूलर थे, ठीक है। लास्ट ग्रेट रूलर अगर पूछा जाए तो ध्यान में रखना है यज्ञ श्री सतकर्णी, ठीक है। पुलमावी 3 ये 30th रूलर थे, और इनको लास्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी जो है ये माना जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा सतवाहना जो है ये इनको फाइनली सक्सीड किया गया इश्वकुश डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी AD में इश्वकुश जो है, एक्चुअली मेनली आप अगर देखोगे तो सतवाहना को सक्सीड करने वाले बहुत सारे डायनेस्टी थे, जैसे आप ये देखोगे वकटका थे, फिर अभिराज थे, ये वाला जो देख रहे हो इश्वकुश ऐसा बुक में दिया गया है। लेकिन यहाँ इस पूरे रीजन में जो है सतवाहना का रूल था, तो वो जब
रूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद अलग अलग रूलर्स के द्वारा जो है वो सक्सीड किया गया है, जैसे वकाटका, अभिराज, इश्वकुश, कदम्बाज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली बुक में सिर्फ इश्वकुश दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान में रख लेना, बट ये मैप ध्यान में रखोगे तो आसानी होगी, क्योंकि वकाटका भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़नी है। नाउ ड्यूरिंग सतवाहना रूलर क्या क्या देखने को मिला वो देख लेते हैं। सतवाहना के टाइम पे इन्होंने क्या करा, मैं सतवाहना जो रूलर थे इन्होंने लैंड डोनेटिंग का जो प्रैक्टिस था वो स्टार्ट किया। और वो लैंड डोनेट करते थे किसको, ब्राह्मण्स को या बुद्धिस्ट मॉक हो गए उनको देते थे, और साथ में फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़ भी प्रोवाइड करते थे। इससे हुआ क्या, धीरे धीरे उनका जो अथॉरिटी था, सतवाहनाज रूलर का जो अथॉरिटी था वो वीक होने लगा। ऑब्वियस है, आप फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल इम्यूनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो, लैंड डोनेट कर रहे हो ब्राह्मण्स को, तो इस कारण से हो क्या रहा था कि उनका पावर और प्रेस्टीज जो है धीरे धीरे, उनका अथॉरिटी जो है वो कम होने लगा। ठीक है, वीक होने लगा। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस अगर देखें लैंड डोनेटिंग का इंडिया में, तो ये 1st सेंचुरी BC में आपको देखने को मिलेगा। सतवाहनाज के अंदर चैत्याज बनवाए गए, विहाराज बनवाए गए। चैत्याज क्या होते हैं, वर्शिप हॉल। रॉक को काट करके क्या किया जाता है, वर्शिप हॉल बनाया जाता है, जिसमें मोक्स, बुद्धिस्ट मोक या जैन मोक, ये जो हैं क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। और विहाराज वो जगह हो गए, वो भी रॉक को काट के ही बनाया जाता है गुफा की तरह, लेकिन वो रहने के लिए होता है। ठीक है, निवास के लिए होता है। और चैत्या क्या होता है, वर्शिप हॉल, जिसमें पूजा करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन या फिर महाराष्ट्र वाला रीजन में जो है सतवाहनाज के द्वारा चैत्याज और विहाराज बनवाए गए। फेमस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नासिक हो गया, नासिक में आप ये देख सकते हो फोटो में। फिर कन्हेरी हो गया, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और कार्ला में ये जो आप देख रहे हो, तो ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्टूपाज भी आपको देखने को मिलेंगे अराउंड एलोरा, इनके टाइम पे बनवाया गया था। स्टूपाज क्या होते हैं, ये लार्ज राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें जो है सीक्रेट मीन्स पवित्र जो रिलिक्स होता है, अवशेष होते हैं किसी भी महापुरुष के। जैसे सांची स्तूपा की अगर बात करो, कुछ इस तरीके का होता है, ये देख रहे हो, और कुछ ऐसे राउंड आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है जैसे सांची स्तूपा में आप देखोगे गौतम बुद्ध का जो अवशेष है वो डाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जिसको स्तूपा कहते हैं। और कभी कभी ऐसे साइड से, मतलब किनारे किनारे इसके अराउंड रेलिंग बना दिया जाता है। ठीक है, और फिर एक गेट भी बना दिया जाता है। तो ये स्तूपा हो गया जो इनके टाइम पे बनवाया गया था। अगर फेमस जो एट्रीब्यूशन देखे सतवाहना का, सतवाहना के पीरियड में, तो ये कौन सा है, ये कौन सा स्तूपा है, तो अमरावती हो गया। अमरावती का फोटो आप ये देख सकते हो, ये वाला। और नागार्जुनीकोंडा, तो ये जो स्तूप्स हैं ये मोस्ट फेमस है, ये ध्यान में रखेंगे। सतवाहना के मोस्ट फेमस जो स्तूपाज हैं ये दोनों हो गए। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें सतवाहना की, तो वो क्या है, प्राकृत। प्राकृत जो है ये लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है सतवाहना का, तो ये ध्यान में रखेंगे। उनका जो लैंग्वेज था वो प्राकृत था, ऑफिशियल लैंग्वेज। सतवाहना जो है इनके द्वारा क्वाइंस भी जो है इशू किए गए, जिसमें मेनली लेड के होते थे। ठीक है, लेड के जो क्वाइंस थे वो मेनली होते थे, उसके अलावा कॉपर, ब्रोंज, पुटीन। ठीक है, ये जो था पुटीन, ये आप बोल सकते हो मिक्सचर ऑफ मेटल था। ठीक है, नेटिव सक्सेसर में नेक्स्ट जो है वो चेती या फिर चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा के बारे में पढ़ना है। तो कलिंगा वाला रीजन जो था, ये वाला रीजन, ये अशोका के द्वारा कब्जा लिया गया था। लेकिन अशोका के डेथ के बाद ये जो रीजन है कलिंगा वाला रीजन, इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसकी हिस्ट्री काफ़ी वेग है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि 1st सेंचुरी BC में कलिंगा पे जो है चेती डायनेस्टी या फिर चेदी डायनेस्टी का रूल जो है वो हुआ। मीन्स कलिंगा वाले रीजन में मौर्याज को जो है सक्सीड किया गया, किसके द्वारा, चेती डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो खारवेला, खारवेला जो थे ये 3rd रूलर थे चेती डायनेस्टी के। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई, जो कौन सी इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा, अभी जो उड़ीसा वाला रीजन है वो कलिंगा कहलाता था उस टाइम पे। तो उस इंस्क्रिप्शन के ही अकॉर्डिंग हम लोगों को ये जानकारी है कि चेती या फिर चेदी डायनेस्टी जो है कलिंगा वाले रीजन में रूल किया करती थी।
खारवेला जो थे वो जैन धर्म के फॉलोअर थे। इन्होंने जैन मॉक्स के लिए केव्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए उदयगिरी हिल में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। तो ये फोटो में देख सकते हो आप, ये रेनी सीजन से बचने के लिए या फिर आराम करने के लिए जो है मोक्ष के लिए इन्होंने क्या करवाया, बनवाया। तो ये जानकारी है चेती चेदी डायनेस्टी के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेटिव सक्सेसर्स। अब हम लोग देखेंगे फॉरेन सक्सेसर्स के बारे में। आपको पता है कि पहले इंडो ग्रीक्स आए, उसके बाद साकाज आए, फिर पार्थियंस आए और फिर कुषाण आए। तो इसी क्रोनोलॉजी में आपको ध्यान में रखना है। तो इंडो ग्रीक से देख लेते हैं। आपको पता है कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज रहते थे, जो कि सेलेकस निकेटर के अम्बेसडर थे। तो सेलेकस निकेटर जो थे वो कौन थे? सेल्यूसिड एम्पायर के रूलर थे। ये ध्यान में रखेंगे। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि सेल्यूसिड एम्पायर का ही एक प्रोविंस था बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के जो रूलर थे उन्होंने बगावत कर दी और फाइनली बैक्टीरिया जो है सेल्यूसिड एम्पायर से अलग हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और बैक्टीरिया के जो राजा थे, बैक्टीरिया के जो रूलर थे, उन्होंने फिर क्या करा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ इन्वेड करा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है उन लोगों के द्वारा जीत लिया गया। तो ग्रीको बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में जो रूलर थे उनको बोला जाता था, तो उन्होंने जब इंडिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करा तो उन्हीं को इंडो ग्रीक्स बोला जाने लगा, ठीक है। इंडो ग्रीक्स या फिर बैक्टीरियन ग्रीक्स, तो दोनों नाम से जानते हैं। आप ध्यान में रखना कि बैक्टीरिया के रूलर थे एक्चुअली, इस कारण से उनको क्या कहा जाने लगा, इंडो ग्रीक्स। या फिर पहले तो ग्रीक ही थे वो, लेकिन बैक्टीरिया के थे तो ग्रीको बैक्टीरिया बोला जाता था, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो इंडो ग्रीक्स कहा जाने लगा, इंडो ग्रीक्स या फिर बैक्टीरियन ग्रीक्स। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि उनको बैक्टीरियन ग्रीक्स के भी नाम से जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सेकेंड सेंचुरी बीसी में उनका रूल रहा और वे पहले फॉरेन रूलर रहे जो नॉर्थ वेस्ट पे जिन्होंने इन्वेट करा। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहला जो फॉरेन सक्सेसर्स रहा मौर्य का वो कौन था? इंडो ग्रीक। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब रूलर के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? मिनेंडर, ठीक है। तो मिनेंडर जो थे उनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 165 बीसी से लेकर के 145 बीसी के पीरियड में जो है उनका रूल रहा। मिनेंडर को मिलिंदा के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर रहे और इनको जो है बुद्धिज्म मीन्स इनको कन्वर्ट कर दिया गया बुद्धिज्म में। ये जो है एक मिलिंद पानो बुक है जिसमें ये बताया गया कि मिनेंडर और नागसेना, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉक थे, नागसेना या फिर नागार्जुन आप बोल सकते हो, तो उनके बीच में डिस्कशन हुआ और फाइनली जो है मिनेंडर कन्विंस हो गए और वो उन्होंने क्या करा, बुद्धिज्म को अपना लिया। मिनेंडर के द्वारा सुदर्शन लेक जो है, फेमस सुदर्शन लेक, जो कि सौराष्ट्र वाले रीजन में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था मौर्याज के द्वारा, ठीक है। ये किस लिए था? ताकि जो भी ड्राई रीजन है उसको इरिगेट किया जा सके सौराष्ट्र वाले रीजन में। तो वो लेक जो है, सुदर्शन लेक जो है, रिपेयर करवाया गया मिनेंडर के द्वारा। मौर्याज के टाइम पे करवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे करवाया गया था, लेकिन करवाया किसके द्वारा गया था? सौराष्ट्र जो रीजन था वहाँ के जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, उनके द्वारा करवाया गया था। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे उनका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जब मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे थे, मौर्यन पीरियड पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं भी आपसे थोड़ा कनेक्ट फील करूँ। नाउ इंडो ग्रीक या फिर बैक्टीरियन ग्रीक रूल का क्या इंपॉर्टेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में, वो देख लेते हैं। तो इंडो ग्रीक्स जो थे इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो इशू किए थे, ये ध्यान में रखनी है। और ये फर्स्ट थे, इंडो ग्रीक्स जो थे ये लोग फर्स्ट थे इंडिया में जिन्होंने क्या किया, इशू किया कॉइन्स जो कि किंग्स को एट्रीब्यूटेड थे, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो कॉइन्स पे किंग्स के जो है फिगर बने हुए होते थे, तो ये लोग फर्स्ट थे जिन्होंने कॉइन्स पे जो है किंग्स के फिगर जो है वो बनवाना इन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा ये लोग फर्स्ट थे तो इशू गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हु वाज फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडो ग्रीक थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन इशू किया था। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेलेनिक या फिर ग्रीक जो फीचर्स थे आर्ट में,
जो गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट है इस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा ग्रीक आर्ट का, ठीक है। तो इन्हीं के कारण, चूँकि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका रूल रहा, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिला। तो उस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है ग्रीक आर्ट का भी है, ठीक है। ग्रीक या फिर हेलेनिक आप बोल सकते हो, आर्ट का जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब साकाज देख लेते हैं। इंडो ग्रीक्स के बाद जो है साकाज है, इनका जो रूल का पीरियड रहा वो 1st सेंचुरी BC से लेकर के 4th सेंचुरी AD में आपको देखने को मिलेगा। इनको सीथियंस के नाम से भी जानते हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखो कि साकाज, कहीं कहीं पे सीथियंस अगर लिखा है तो आपको ध्यान में रखनी है कि साकाज ही सीथियंस भी कहलाते हैं। इन्होंने रिप्लेस किया इंडो ग्रीक को, ठीक है। इंडो ग्रीक पहले थे और इसी एरिया में, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, तो इंडो ग्रीक को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? साकाज के द्वारा। साकाज या फिर सीथियंस भी बोल सकते हो। इनका जो है 5 ब्रांच जो है वो देखने को मिला। जब ये आए तो इनका 5 ब्रांच था जो अलग अलग जगहों पे जो है इंडिया के, इंडिया नहीं बोलो आप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में जो है ये सेटल हो गए, जिसमें से वेस्टर्न इंडिया में जो सेटलमेंट रहा इनका, ये वाला एरिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न जो क्षत्रप था, क्षत्रप मीन्स प्रोविंस, तो वेस्टर्न जो क्षत्रप था साकाज का, जो कि 4th सेंचुरी AD तक उनका रूल रहा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। अदर इम्पॉर्टेंट साका रूलर की अगर बात करें इंडिया में, तो नहापना हो गया, उस देव हो गए, फिर गमातिका और चेस्ताना, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट रूल है आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 58 BC में विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा थे, ये जो प्लेस देख रहे हो, ये जो रीजन देख रहे हो मालवा, यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य, ठीक है। इन्होंने इफ़ेक्टिवली जो है लड़ाई करी साकाज से, और इस कारण से जो है इनके नाम पे विक्रम संवत जो है एरा, ये भी रखा गया, जो कि 58 BC से जो है काउंट किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि एक एरा जिसको विक्रम संवत एरा बोलते हैं, वो 58 BC से जो है काउंट किया जाता है, क्योंकि 58 BC में ये काफ़ी बहादुरी से और इफ़ेक्टिवली जो है साका के अगेंस्ट लड़े। जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद फिर मालवा जो है वो कब्जा लिया गया साकाज के द्वारा, और इम्पॉर्टेंट रूलर रुद्रदमन, जिनका पीरियड जो है 130 AD से लेकर के 150 AD के पीरियड में जो है रुद्रदमन का रूल रहा। तो रुद्रदमन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है साकाज के, वो ध्यान में रखना है। ये देख रहे हो कुषाण का रूल जो है ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में हो गया था, लेकिन फिर भी साकाज जो थे वो, उनका जो वेस्टर्न क्षत्रप था वो, ये देख सकते हो इस ये वाला एरिया, वो जो था कंटिन्यू रूल कर रहा था। वहीं के राजा थे कौन? रुद्रदमन, ठीक है। तो रुद्रदमन से क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना है रुद्रदमन के बारे में। रुद्रदमन जो है फेमस है, क्यों? क्योंकि इनका मिलिट्री कन्क्वेस्ट जो था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, और पर्टिकुलरली ये सतवाहना, चूँकि सतवाहना देखो इनका बाउंड्री जो है सतवाहना से जो है टच करता है, तो सतवाहना से इनकी लड़ाई जो है होती रहती थी, और इनकी काफ़ी लड़ाई जो है सतवाहना से हुई, तो उसमें इनका मिलिट्री कन्क्वेस्ट जो है वो देखने को मिला, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी ये बहादुर थे, ठीक है। इनका पब्लिक वर्क भी जो है इस कारण से भी ये काफ़ी फेमस है। पब्लिक वर्क में इन्होंने रिपेयर करवाया फेमस जो सुदर्शन लेक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सुदर्शन लेक के बारे में। तो सुदर्शन लेक जो है सौराष्ट्र वाले रीजन में जो मौर्याज के टाइम पे बनवाया गया था, तो उसको फिर से रिपेयर करवाया गया रुद्रदमन के द्वारा। तो ये भी कभी कभी पूछते हैं, ध्यान में रखना है आपको। इन्होंने संस्कृत को पैट्रोनाइज किया, और पहला जो इंस्क्रिप्शन है, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, इन्हीं के द्वारा जो है वो इशू किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि संस्कृत का पहला जो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रदमन के द्वारा जो है वो लिखवाया गया था, ठीक है। नाउ पार्थियंस के बारे में देख लेते हैं। पार्थियंस की अगर बात करें तो 1st सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी AD तक में इनका रूल जो है वो देखने को मिला। नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में ही इनको पहलवाज के नाम से भी जानते हैं, तो आप पार्थियंस को पहलवाज भी बोलते हो, तो कहीं पहलवाज लिखा होगा तो ध्यान में रखेंगे कि पार्थियंस और पहलवाज दोनों जो है सेम ही है, ठीक है। और ओरिजिनली ये ईरान में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में आप ऑलरेडी देख सकते हो, यहाँ पहले साकाज थे, तो साकाज को रिप्लेस किया गया पार्थियंस के द्वारा, और पार्थियंस जो है
इन्होंने रिप्लेस तो किया साकाज को, लेकिन साकाज का जो एरिया था, जिस एरिया में साकाज रूल कर रहे थे, उसे काफ़ी स्मॉलर एरिया जो है वो रूल किया गया पार्थियंस के द्वारा। तो ये ध्यान में रखेंगे। पार्थियंस के अगर रूलर की अगर बात करें तो गोंडा फेरनेस, ये जो है काफ़ी मोस्ट फेमस पार्थियन किंग रहे, और इन्हीं के रेन में सेंट थॉमस जो है वो इंडिया आए थे। किस लिए आए थे? तो प्रोपागेट करने के लिए क्रिश्चियनिटी, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए जो है सेंट थॉमस जो है वो आए थे। कब आए थे? गोंडा फेरनेस के रेन में। तो ये ध्यान में रखेंगे। नाउ कुशान्स के बारे में देख लेते हैं। इनका रूल जो है 1st सेंचुरी एडी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक था, और ये वन ऑफ द 5 यूची क्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया थे। इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इनका एक्सपेंशन जो है लोअर इंडस बेसिन में देखने को मिला और मिडल गंगेटिक बेसिन में। जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, ये कुषाण एम्पायर है और ये पूरा इनका जो है एक्सपेंशन इस तरह से था। तो मैप आप ध्यान में रखना ताकि समझने में आसानी हो। और ये जो वेस्टर्न क्षत्रप देख रहे हो ये साकाज हैं, ठीक है। तो साकाज जो है इनका रूल जो है 4th सेंचुरी एडी तक रहा, तो इसलिए ये मैप आप ध्यान में रखना, आगे समझने में आपको आसानी होगी। अब रूलर्स देख लेते हैं। रूलर्स की अगर बात करी जाए तो फाउंडर जो थे वो कदफिसेस 1 थे कुषाण डायनेस्टी के। इनको कुजूल कदफिसेस भी बोला जाता है, तो कुजूल कदफिसेस या फिर कदफिसेस 1, दोनों में से कोई आप ध्यान में रखना कि ये फाउंडर हैं कुषाण डायनेस्टी के। सेकंड जो कुषाण किंग हुए वो कदफिसेस 2 हुए। इनको वेमा कदफिसेस भी बोला जाता है, जिन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन्स। और एक इंस्क्रिप्शन है रबतक इंस्क्रिप्शन, कहाँ पे? रबतक विलेज, बगलन प्रोविंस, अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ये मैप में आप देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग कनिष्का जो है सन है वेमा कदफिसेस का। तो वेमा कदफिसेस जो थे इनके बेटे हैं कनिष्का, और कनिष्का इम्पॉर्टेंट है कुषाण डायनेस्टी में। अगर देखो आप तो कनिष्का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। इनका पीरियड 78 एडी से लेकर के 101 एडी तक रहा, और इनके ही टाइम पे पूरा कुषाण एम्पायर जो है अपने पीक पे गया, ठीक है। तो ये कुषाण पावर को काफ़ी इन्होंने एक्सटेंड करा। और कैपिटल की अगर बात करी जाए तो पेशावर और मथुरा कैपिटल रहा इनके टाइम पे। ये मोस्ट फेमस कुषाण रूलर हैं, आपको पता है, और इनको सेकेंड अशोका भी बोला जाता है। इन्होंने स्टार्ट किया एक एरा जो कौन सा है? साका एरा। कब स्टार्ट किया? तो 78 एडी में। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस एरा को यूज करती है। तो साका एरा जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो कनिष्का के द्वारा। और कब? तो 78 एडी में, ठीक है। ये महायान बुद्धिज़्म के ग्रेट पैट्रॉन रहे। इन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया, महायान बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म आपको पता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हीनयान और महायान बुद्धिज़्म जो है 2 तरह के बुद्धिज़्म है। ये लास्ट में क्या हो गया था? बट गया था। और ये फेमस है कनिष्का, इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो करवाया था। कहाँ करवाया था? कुंडलवन, कश्मीर, ठीक है। और वहीं पे महायान जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है उनका डॉक्ट्रिन जो है, जो भी रूल्स थे उसको जो है वहीं पे तैयार किया गया था, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो वहीं पे फाइनलाइज किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। लास्ट ग्रेट रूलर की अगर बात करें तो वो कौन है? वासुदेव हैं। वासुदेव लास्ट ग्रेट रूलर रहे। मोस्टली आपको जो रूलर्स थे वो हम लोगों ने देख लिए, जिसमें से कनिष्का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देखा हम लोगों ने वो आपको ध्यान में रखनी है। कुषाण जो है ये कंट्रोल करते थे फेमस सिल्क रूट। सिल्क रूट जो था, जैसे सिल्क का ट्रेडिंग होता था, वो स्टार्ट होता था फ्रॉम चाइना और पास करते हुए जाता था ईरान और वेस्टर्न एशिया, ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है इस एरिया में जो है क्या था कि ये वाला एरिया जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये एरिया आप देख लो, ठीक है। इस एरिया में कुषाण जो थे उनका कंट्रोल था, और इस कारण से कुषाण को फ़ायदा मिल जाता था, ठीक है। ट्रेडिंग हो रहा है और जो रूट है सिल्क रूट जो है उसका जो रास्ता है वो कुषाण डायनेस्टी से होकर के जाता था। इस कारण से इनका कुषाण का जो है कंट्रोल था फेमस सिल्क रूट से,
और इस कारण से इनका जो मेन इनकम था और ग्रेट इनकम सोर्स जो था वो यही था, सिल्क रूट से जो भी वसूला जाता था वही कुषाण का जो है इनकम का सोर्स था, काफ़ी अच्छा इनकम का सोर्स था, ठीक है। मेन आप बोल सकते हो ग्रेट इनकम सोर्स है। फर्स्ट रूलर्स इनको बोला जाता है, मतलब बोला जा सकता है टू इशू गोल्ड कॉइन्स, लेकिन वाइड स्केल पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वाइड स्केल पे अगर पूछा जाए कि रूलर्स जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए इंडिया में, तो आपको ध्यान में रखनी है कुषाण, ठीक है। ये कनिष्क जो थे इन्होंने काफ़ी स्कॉलर्स दे, बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया, इनके कोर्ट में वो रहते थे, जैसे पारस हो गए, वासुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथुरा, ये सब जो थे इनके कंटेम्प्रेरी रहे, इनके कोर्ट में रहते थे। ये सब स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जिनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड, सॉरी मौर्यन पीरियड बोल रहा हूँ मैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से अमरावती एक है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये आपको 150 बीसी से लेकर के 400 एडी के पीरियड में देखने को मिलेगा। और ये जो है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इसको पैट्रोनाइज किया गया बाय सातवाहनाज। आपको पता है अमरावती कहाँ है, साउथ में है, तो साउथ में, साउथ और डेक्कन वाले रीजन में किसका रूल था, सातवाहना का, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के जो पैट्रोनेज थे वो कौन थे, सातवाहना थे। फिर गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो ये 50 बीसी से लेकर के 5th सेंचुरी एडी के पीरियड में देखने को मिला और पैट्रोनाइज किया गया बाय साकाल और कुषाण, ठीक है। गंधरा जो है ये आपको नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, गंधरा प्लेस आपको पता है नॉर्थ वेस्ट वाले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको मिलेगा गंधारा। तो इस कारण से आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट में किन का रूल था, कुषाण का, साका का। तो ये इन लोगों का जो है, इन लोगों के द्वारा जो है सपोर्ट किया गया गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट को। फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो है 150 से लेकर के 380 के पीरियड में देखने को मिला और किसके द्वारा पैट्रोनाइज किया गया, साकाज और कुषाण। तो ये ध्यान में रखेंगे, 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखने को मिला। कौन सा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, फिर गंधारा स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ नोट कर लो आप कि ये जो था गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट, इस पे ग्रीक स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस था, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये एक्चुअली गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड, नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। और नॉर्थ वेस्ट में जो है क्या था, ग्रीक्स का जो है इन्फ्लुएंस काफ़ी था, ठीक है। तो ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस जो है आपको गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन मथुरा में जो है ऐसा कुछ नहीं है, मथुरा जो है इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ आर्ट है, इंडिजीनियसली डेवलप हुआ है, इस पर कोई फॉरेन कोई भी आर्ट का इन्फ्लुएंस जो है नहीं है। मथुरा या फिर अमरावती में भी फॉरेन आर्ट का इन्फ्लुएंस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। फैक्ट्स में ये भी देख लो आप कि 46-47 एडी के लगभग हिपालस जो है ये ग्रीक सेलर थे। इन्होंने मॉनसून सी रूट जो है वो क्या किया, डिस्कवर किया, खोजा टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एशिया, ठीक है। तो मॉनसून में क्या होता है कि विंड जो है इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है, आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड फ्लो करता है। तो विंड के डायरेक्शन में अगर जाना है आपको तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, सेल करके जा सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हो। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक रूट जो है हिपालस ग्रीक सेलर थे उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये ध्यान में रखेंगे, फैक्ट दिया हुआ था। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो कौन से हैं। तो बर गाजा, इसको भरूच भी बोल सकते हो, ये वेस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख लो ये, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोर्ट रहा वो था बारबेरिकम, ठीक है, ये भी वेस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलेगा। ये दोनों जो है बारबेरिकम और बरिया गाजा या फिर इसको भड़ूच बोल सकते हो, ये दोनों क्या है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलेगा। और तीसरा पोर्ट जो है अरिकामेडू, ये आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे ये है अरिकामेडू। और पेरीप्लस के अकॉर्डिंग देखें तो पोडेकू, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, नियर पौडीचेरी, ईस्टर्न कोस्ट पे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ईस्टर्न कोस्ट पे एक है। और बरोच और बरबेरिकम ये जो है वेस्टर्न कोस्ट पे,
ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर हैं, ये भी पूछे जाते हैं। ये जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में लिखा गया था, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। बुलियन वाज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया और नेचुरल हिस्ट्री, ये दोनों जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? प्लिनी के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का बुक जो है स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया। तीसरा जो बुक है वो क्या है? ज्योग्राफी। इसके ऑथर कौन है? टोलमी। ठीक है, टोलमी के द्वारा लिखा गया ज्योग्राफी एक बुक है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ये भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें नया क्या है, इसके राइटर जो है अननोन है, किसके द्वारा लिखा गया ये पता नहीं है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये भी पूछ लेते हैं, ऑप्शन देंगे और उसमें से कोई भी ऑप्शन होगा नहीं चूँकि अननोन है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया ये पता नहीं है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो है इंडिया का कांटेक्ट सेंट्रल एशिया से था, चाइना से था, ग्रेसियो रोमन वर्ल्ड से था और साउथ ईस्ट एशिया से था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको कंटिन्यू मतलब ये सारा जो टॉपिक है कवर करना है, लूसेंट बुक कवर करना है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब आप करोगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आप अपना ध्यान रखिए। बाय।